Assalamualaikum everyone, welcome to Pharma Health Zone, and today we will continue the topic of sterilization. We were discussing the different methods of sterilization, physical method, chemical method, mechanical method. और फिज़िकल मेथड को जिन मेथड्स के थ्रू फर्दर हम स्टरलाइज कर सकते हैं उनकी दो की हमने डिटेल देख ली थी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो थर्ड मेथड है दैट इज़ स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग रेडिएशन। आज इस टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग रेडिएशंस मीन्स जब हम शुआएं पास करेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह हैं वो किल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कूल्ड स्टरलाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई हीट इन्वॉल्व होती है, और जब हम स्टरलाइज करते हैं रेडिएशन के थ्रू तो जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हमने स्टरलाइज किया होता है वो फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए कुछ कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं रेडिएशन से लीथल इफ़ेक्ट उनका आता है, ससेप्टिबल होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका मेकैनिज़म ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो भी प्रेजेंट होंगे उनके अंदर केमिकल्स की ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, केमिकल चेंज हो जाएगा और न्यू कंपाउंड बनेगा, और ये न्यू कंपाउंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए लीथल होगा, उनकी डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। और बेसिकली रेडिएशंस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो वाइटल स्ट्रक्चर होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन, उसको टारगेट किया जाता है। जब वही स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो पाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की पैथोजेनिसिटी नहीं रह पाएगी, और इस तरीके के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक ये मेथड फूड की प्रिजर्वेशंस में यूज़ होता है। फूड को लंबे अरसे तक के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। और ऐसे पेरेंट्रल्स जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए रेडिएशंस के मेथड को यूज़ किया जाता है। पेरेंट्रल्स इंजेक्टिबल्स को कहते हैं, और बेसिकली पेरेंट्रल्स दो वर्ड्स का मजमुआ है, पैरा एंड एंट्राल। पैरा मीन्स आउटसाइड एंड एंट्राल्स मीन्स जीआईटी, मतलब ऐसी डोजेज फॉर्म जो हमारी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पास ना करे, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरेंट्रल्स। and is also used for the sterilization of bacterial and viral vaccines. वैक्सीन्स ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिसके अंदर हम एंटीजेनिक फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इस सारे मेथड के दौरान एसेप्टिक हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि हम स्टरलाइज़ कर सकते हैं। आफ्टर पैकिंग भी हम अपनी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक रेडिएशंस को यूज़ करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, और रेडिएशन जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा होता है उसके लिए ये हार्मफुल होती हैं। और रेडिएशन के थ्रू हमारी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कलर चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, और सॉल्युबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। डिफरेंट रेडिएशंस को यूज़ करते हुए हम अपनी चीज़ों को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन बीम्स, एक्स रेज़, गामा रेज़ एंड यूवी रेज़। इन सब रेज़ के भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम गामा रेज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेज़ हैं, बहुत डीपली एब्जॉर्ब हो जाती हैं इंग्रेडिएंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर, प्रिपरेशंस के अंदर, और ये बेसिकली गामा रेज़ को हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन, डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं लाइक सिरिंजेस, नीडल्स, कैन्यूलाज एंड आईवी सेट्स, उनकी स्टरलाइजेशन के लिए, उन्हें जर्म फ्री बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग हम यूज़ करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के स्टरलाइजेशन के लिए, और इस रेडिएशंस के थ्रू हम ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। व्हाट डज़ इट मीन कि जब हमें रिक्वायर होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको हम ऑन कर लेंगे, और जब हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी तो इसको ऑफ़ कर दिया जाएगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि हाई एफिशिएंसी से हम अपनी प्रिपरेशन को, आर्टिकल को स्टरलाइज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इसकी हाई डोजिंग रेट रिक्वायर्ड होती है देन गामा रेज़ और एक्स रेज़। लेकिन हाई डोजिंग रेट की वजह से इसका ये एक एडवांटेज हो जाता है कि हमें एक्सपोजर टाइम जो है वो बहुत कम देना पड़ता है। मींस रेडिएशन के सामने हमें इसे बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोज करना होता है। इसी वजह से, इस एडवांटेज की वजह से कोई भी डिग्रेडेशन, पोटेंशियल डिग्रेडेशन जो है वो पॉलीमर की, उसे अवॉइड किया जा सकता है।
लिमिटेशन इसकी ये है कि ये लेस पेनिट्रेटिंग है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, ज़्यादा डीप नहीं जाती आर्टिकल या प्रिपरेशंस के लिए, सरफेस पे ही सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती है. सो दिस इज़ द लिमिटेशन. नेक्स्ट रेडिएशन दैट वी कैन यूज़ इज़ द एक्स-रे. एक्स-रे भी लेस पेनिट्रेटिंग होती है गामा रेज, और चूँकि ये लेस पेनिट्रेटिंग है, ज़्यादा डीपली जाने के लिए हमें ज़्यादा एक्सपोजर टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा देर के लिए अपने आर्टिकल या प्रिपरेशन को रेडिएशन से एक्सपोज करवाना पड़ेगा. लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसकी शील्डिंग इफ़ेक्ट कम है. इसका क्या मतलब है कि रेज़ जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में ही मूव करेंगी, आसपास रेज़ के जो डिसएडवांटेजेस इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं मूव करेंगे. तो जो बंदा इसे ऑपरेट कर रहा है वो साइड पे खड़ा होकर इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये ख़ास डायरेक्शन में सीधी मूव कर जाएंगी. तो एक्सरे जो है ये एक एक्सरे मशीन होती है जिसके थ्रू ये जनरेट की जा सकती हैं. और आफ्टर सर्विसिंग मींस अपने आर्टिकल या प्रिपरेशन को यूज़ करने के बाद हम इसे टर्न ऑफ कर देंगे जब ये हमारे यूज़ नहीं होगी. नेक्स्ट रेज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट कुड बी द अल्ट्रा वायलेट लाइट. अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये हमारे मोस्टली जर्मिसीडल लैम्प की फॉर्म में होती है. जर्मिसीडल मीन्स जर्मी एंड सीडल. जर्मी मीन्स जर्म्स एंड सीडल मीन्स टू किल. जर्म्स को किल करने के लिए जो लैम्प यूज़ होता है उसे हम जर्मिसीडल लैम्प कहते हैं. और बेसिकली ये सर्फेसेस या जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए यूज़ की जाती है. बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो विजिबल लाइट से ट्रांसपेरेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यूवी विजिबल लाइट की रेंज ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, सेम होती है. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम प्लास्टिक्स को इस लाइट के थ्रू, इस रेस के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन प्लास्टिक्स को डैमेज कर सकता है सच एज पॉलीस्टायरीन फॉर्म. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल मेथड. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हमने पढ़ा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा, एंड स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग रेडिएशन. नेक्स्ट मेथड जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं दैट इज़ द केमिकल स्टरलाइजेशन. एज द नेम इंडिकेट, बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट स्टरलाइज. तो इसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक इथाइलिन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन ब्लीच, ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परएसिटिक एसिड एंड प्रायोन्स. इसमें से हम सिर्फ क्लोरीन ब्लीच और ओजोन गैस की बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स हैं. फर्स्ट इज़ द क्लोरीन ब्लीच. घरों में जो लिक्विड स्टरलाइजिंग एजेंट यूज़ होता है दैट इज़ द क्लोरीन ब्लीच. और जो घरों में हम कॉमनली कपड़ों को स्टरलाइज करने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए जो ब्लीच यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली क्लोरीन ही होती है, और वो होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में, और उसकी परसेंटेज होती है 5.25%. लेकिन इस परसेंटेज को भी बिफोर यूज़ हमें डाइल्यूट करना पड़ता है. क्या मतलब कि थोड़ा सा क्लोरीन के कंटेंट लेके, उस ब्लीच के कंटेंट लेके उसके अंदर पानी ऐड करना पड़ता है, और इसे हम ऐड करते हैं 1/10 की फैक्टर की फॉर्म में. क्या मतलब कि अगर एक हिस्सा हम ब्लीच का ले रहे हैं तो 10 हिस्से हम अंदर पानी ऐड करेंगे. लेकिन अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के जर्म्स होंगे, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के जर्म्स हैं? अगर ऐसा पर्सन जो टीबी का शिकार हो, जिसे टीबी का मर्ज हो, उसकी चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए, कपड़ों वगैरह को वॉश करने के लिए हम इसी क्लोरीन ब्लीच को 1/5 फैक्टर की फॉर्म में डाइल्यूट करेंगे. इसका क्या मतलब कि एक हिस्सा अगर हम क्लोरीन ब्लीच का ले रहे हैं तो उसे हमने सिर्फ डाइल्यूट करना है 5वीं टाइम, नॉट बाय 1/10. तो डाइल्यूशन फैक्टर को हमने ज़रूर अकाउंट में लेना है. वैसे तो अगर हम क्लोरीन ब्लीच को ऐड करें तो ये इमीडिएटली फौरी तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, लेकिन इफ़ेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए हम क्लोरीन ब्लीच के साथ प्रिपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह को अलाउ करते हैं कि वो 20 मिनट्स तक रिएक्ट करे, ताकि इफ़ेक्टिवली चीज़ को स्टरलाइज किया जा सके. ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल्स कर सकती है, लेकिन सब स्पोर्स को किल नहीं करने की ये ताकत रखती. हाईली कोरोसिव होती है, और ये समटाइम्स स्टेनलेस स्टील और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कोरोड कर सकती हैं, उन्हें तबाह कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं. सेकंड गैस केमिकल्स की फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द ओजोन गैस. ओजोन हमारी वाटर और एयर को स्टरलाइज करने के लिए इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ होता है, और साथ ही साथ ये सर्फेसिस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. बेनिफिशियल होता है क्योंकि ओजोन जो है ये इस काबिल होती है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. ऑर्गेनिक मैटर्स मींस जितनी भी बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स वगैरह हैं. लेकिन साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गैस है और टॉक्सिक गैस है,
तो ये ह्यूमन बींग्स के नुकसान पहुंचा सकती है। दैट्स वाई इसके यूज़ को लिमिटाइज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रियल सेटिंग।